हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 पूरा का पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है, वन शॉट पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई नो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एग्जाम्स हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्कूल्स में बाकी है उसके लिए मैं लाया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। ठीक है, अगर आप क्लास 11 में फिजिक्स अगर आप क्लास 11 में साइंस लेते हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का, और कुछ बेसिक्स है उस वाले चैप्टर के इसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर बिना किसी देरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसी मंथ में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल कंप्लीट इन दिस मंथ। इस मंथ में हम लोग कंप्लीट कर देंगे सारे चैप्टर्स। जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बाकी रहा है टर्म 2 का वो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा कि एटम्स होते क्या है, मॉलिक्यूल्स होते क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे नाम पे ही हमें पता था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते क्या है। थोड़ी थोड़ी वैलेंसी का भी टॉपिक आ गया था, थोड़ा थोड़ा हमें एटॉमिक मास का टॉपिक आ गया, थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम होते कैसे है। ठीक है, एटम होते कैसे है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हमें पता चल गया कि हाँ एटम है, एग्जिस्ट करते हैं, पर एटम्स होते कैसे हैं ये चीज़ हमें नहीं पता थी। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या है, एटम्स है। ठीक है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू एटम्स कंस्टिट्यूइंग देम। तो क्या होता है, देखो, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसमें बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, हम गिन भी नहीं सकते। ठीक है, उतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि एटम को वन एलिमेंट ऑफ एटम को दूसरा एलिमेंट ऑफ एटम को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कि देखो भैया, आयरन का एटम है, ये रहा Fe। ठीक है, Fe का एटम ये रहा, लिखा हुआ है Fe। ठीक है, चलो नहीं लिखा हुआ, 2 एटम है। ठीक है, Fe लिखा हुआ है, Fe लिखा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमको पता नहीं किसका है। एक है कोबाल्ट का होता है C। ठीक है, तो कोबाल्ट का भी एटम है। ठीक है, तो पता कैसे चला कि ये Fe का है, ये आयरन का है, कोबाल्ट का है, पता कैसे चला हमको। ठीक है, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, कि एटम्स अगर रियली में इंडिविजिबल है क्या, अगर एटम्स रियली में इंडिविजिबल होते तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आते कैसे। ठीक है, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स एक्चुअली में इंडिविजिबल तो है पर भी नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एटम्स डिविजिबल है भी और नहीं भी। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम एटम्स को डिवाइड करने जाएंगे ना, ठीक है, एटम्स को डिवाइड करने जाएंगे तो वो फट जाएंगे। ठीक है, एटम्स को डिवाइड करने जाएंगे तो फट जाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लो एक एटम है, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से मैंने 6 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो चीज़ जब बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम से, ठीक है, तब हो सकती है, पर हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते उसको। ठीक है, ऐसे ही मेरा मन हुआ, ठीक है, मैं निकालता हूँ एटम 8 में से, भैया 6 निकाल दिए, 2 बच गए, अब तो बदल गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम नहीं निकाल सकते, वो एटम फट जाएगा, वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसके बाद। ठीक है, तो इस वजह से एटम्स डिविजिबल भी होते हैं, इनडिविजिबल भी हम बोलते हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करने जाए तो वो फट जाएंगे। पर अगर हम डिविजिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 40 समथिंग, 42, 48 समथिंग, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मेरे को। ठीक है, कुछ इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे भी छोटे उसके अंदर, ठीक है, वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें बहुत सारा कुछ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, सब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। पर हमको सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे ही हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने ऐसा बताया था कि एटम इंडिविजिबल है, तो क्या एटम के अंदर कुछ और छोटा है नहीं? क्या एटम के अंदर और छोटा कुछ नहीं है क्या? देखो ध्यान से, डाल्टन ने बताया तो सही। ठीक है,
कि एटम इनडिविजिबल होते हैं, तो क्या एटम के अंदर कुछ तो होगा, ठीक है। उसी चीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन भी उन्होंने किया था, जो मॉडल्स लोगों ने प्रपोज किए थे, ठीक है। जैसे हो गया थॉमसन का मॉडल, जैसे हो गया फिर रुदरफोर्ड का मॉडल, फिर हो गया बोर का मॉडल, फिर स्क्रोडिंगर का मॉडल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। स्क्रोडिंगर का हालांकि तो तुम लोगों को नहीं पढ़ना आ रहा, अभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चैप्टर 4 में वो नहीं है, ठीक है। 9th में स्क्रोडिंगर नहीं आएगा, 11th में आएगा, ठीक है। तो उसी वजह से देखो, अभी देखो ध्यान से, तो क्या हुआ था कि लोगों को पता चल गया कि हाँ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जो चैलेंज आ रहा था साइंटिस्ट के सामने इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, वो था कि एटम्स होते हैं, पर एटम्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का। देखो एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का हमें स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर उसका पता है। तो कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है, ठीक है, अगर आप कोई भी देखो नया कोई फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए हम कितने मतलब उतावले होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जानने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके चिपसेट और उसकी बैटरी में कितना डिफरेंस है, कितना मतलब डिफरेंस है डिस्टेंस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत ही बेताब हो जाते हैं। तो उसी वजह से क्या हुआ कि अगर इतनी बड़ी खोज हुई कि एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम से ही हम सब लोग बने हैं, ठीक है, तो लोगों को क्या हुआ कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनको अभी एटम्स का स्ट्रक्चर भी जानना था, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये जो एटम्स है, जो एटम्स की जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, पूरा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंटल, कोई भी ऐसा प्रॉपर सच वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सस्पेंस खुल जाएगा कि भैया हम ये पढ़ेंगे तो ये भी सही नहीं है, ये पढ़ेंगे तो ये भी सही नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरा चैप्टर 90% ऑफ द चैप्टर मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता। चैप्टर, ठीक है, ये वाला पूरा गलत है। आगे देखना, देखो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। थॉमसन पढ़ोगे ना, रुदरफोर्ड आएगा ना, फिर पता चलेगा थॉमसन गलत था। रुदरफोर्ड पढ़ोगे, बोलोगे सही है, फिर रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप बोर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि रुदरफोर्ड गलत था। और फिर बोर तो आप मान लोगे कि हाँ सही है, बोर सही है, ठीक है। फिर आप जब 11th में जाओगे, मैंने 90% की बोला, ठीक है, इस वजह से आपने बोला कि भाई ये तो रुदरफोर्ड और थॉमसन ही गलत है ना। बोर तो सही है, बोर सही नहीं है, बोर के भी ड्रॉबैक्स है, ठीक है। बोर के जो ड्रॉबैक्स है ना, वो कवर करता है स्क्रोडिंगर, ठीक है। स्क्रोडिंगर का पूरा जो एटॉमिक मॉडल है वो एकदम इतना एक्यूरेट है, ठीक है, नियर टू एक्यूरेट मान सकते हो। एक्यूरेट तो कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी एटॉमिक मॉडल एक्यूरेट नहीं है। कुछ चीज़ें आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, ये वाली चीज़ें सही बताई गई है, बाकी सब आगे जाके रॉन्ग प्रूव होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आगे जाके रॉन्ग प्रूव होगी। वैलेंसी भी थोड़ी सही है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अभी यहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ कि एटम्स के जो फर्स्ट इंडिकेशन थे कि वो इंडिविजिबल है, ठीक है, इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है, इंडिविजिबल नहीं है। कैसे पता चला कि इंडिविजिबल नहीं है? जब साइंटिस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। अब भैया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी वो वाला टॉपिक बहुत वास्ट है, अगर मैं वो समझाने चला जाऊंगा तो ये टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब वो लोग ट्राई कर रहे थे, जब वो लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दूसरे सब्सटेंसेस से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो हालांकि ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, मेरे को भी पता है, पर ये डेफिनेशन भी 9th स्टैंडर्ड के लिए सही है, ठीक है। अभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में नहीं आ रहा ना आप लोगों को, इसकी वजह से, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं, प्रॉपर नेम है न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है। आप लोग 9th में, ठीक है, चैप्टर 8 न्यूटन पे बेस्ड तो नहीं बोल सकता, चैप्टर 9 न्यूटन पे बेस्ड था, चैप्टर 10 न्यूटन में बेस्ड था, जूल वाला चैप्टर 11 और साउंड तो अलग सा ही चैप्टर है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है वो, ठीक है। ठीक है, साउंड भी इसके बाद लेंगे, ये चैप्टर के बाद साउंड लेंगे, ठीक है। ओके,
तो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर के जो चार्ज पार्टिकल्स है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर, अब लोगों को पता होगा कि अगर हम दो चीज़ों को रब करें, ठीक है, ज़्यादातर सर्दियों में होता है ये। सर्दियों में क्या होगा कि अगर आप कोई चीज़ पे फ्रिक्शन लगाते हो और दूसरी चीज़ ऐसे ही पड़ी होती है, ठीक है, मान लो आप एक लोहे की चीज़ ऐसी है, ठीक है, लोहे की सिलेंड्रिकल चीज़ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल चीज़ है, और आपने एक सोफे पे अपना हाथ रगड़ा, अपने हाथ को रब किया। जब आप हाथ इसके ऊपर डालोगे ना, फिर ये विंटर में ट्राई करना, ऐसा नहीं एक बार करना, 2-3 बार करोगे तो होगा, ठीक है, एक बार होगा, एक बार में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी किया होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। विंटर में करना ये, ठीक है, विंटर में ज़्यादा होता है, ठीक है, विंटर में। अभी तो समर आ गई है, ठीक है, आप सब लोगों को पता है। विंटर में ये चीज़ करना, ट्राई करना विंटर में, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके हाथ में करंट लगेगा। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को ट्राई किया भी होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगी चीज़, ठीक है। तो कि कहाँ से आती है? अगर दो ऑब्जेक्ट रब होते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रब होते हैं, जब जैसे हमने दो हाथों को रब कर दिया, दो हाथों को रब कर दिया, ठीक है, वैसे ही वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, वैसे ही वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। कैसे? तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? क्योंकि एटम डिविजिबल है और उसके पास चार्ज पार्टिकल्स है। क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं प्रॉपर। एक आप 11th में पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एक लोहा होता है, मान लो ये लोहे का सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव करेंगे ऊपर नीचे। क्लास 12 की फिजिक्स है, ठीक है, 11th की भी नहीं है, 12th की है, ठीक है। तो वो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है, ओके। तो देखो, ध्यान से देखो, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया इन रिवीलिंग चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ, कोई चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के अंदर है जिससे हमको करंट लगता है, ठीक है। करंट मतलब बहुत कम सा लगता है करंट, बट उसको हम करंट कंसिडर कर सकते हैं। इट वॉज known by 1900 that was atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle। देखो क्या हुआ कि 1900 में पता तो चल गया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, पर वो भी पता चला कि इसमें एटलीस्ट एक तो सबएटॉमिक पार्टिकल है, और वो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किसने किया? जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जे थॉमसन, ठीक है। ई गोल्डस्टीन पढ़ेंगे आगे। जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, पर उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई हुआ था, पर उसको इतना कंसीडर नहीं किया गया बाय कैनाल्ड्रिस। अभी क्या होता है कि चेंबर होता है, ठीक है, चेंबर होता है, और पूरा टॉपिक क्लास 11th का है, पर ऊपर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक चेंबर होता है जिसमें कैथोड रेज होती है, एनोड रेज होती है, तो वहाँ से एक रेडिएशन पास हुआ, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन था, और उस चेंबर में जो गैस डिस्चार्ज हुई ना, उसको बोलते हैं कैनाल्ड रेज, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनाल्ड रेज, जिससे हमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला हमें, ठीक है, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल। पर सर आप बोलोगे कि आप इलेक्ट्रॉन्स तो भैया नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यही है कि एक और हमें सब एटॉमिक पार्टिकल मिला जिसका नाम था प्रोटॉन, बट अभी नहीं, बाद में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, उसके पास एक चार्ज था जो दोनों से इक्वल था, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल था, बट उनकी साइन जो थी वो ऑपोजिट थी, ठीक है। किससे ऑपोजिट भैया? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, पढ़ा है हमने लेसन 3 में। और प्रोटॉन्स भैया जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो क्या वो दोनों ऑपोजिट है? ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट
साइन में अपोजिट है, ठीक है, साइन में अपोजिट है। अब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के मास पे आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2000 टाइम्स स्मॉल है, मतलब लेसर है फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है, फ्रॉम प्रोटॉन, ठीक है। पता चला प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 बार इंटू 2000 कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, तो इस तरह से उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। और जाने तो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ई माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से, ठीक है, पी प्लस। मैं अभी इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं लिखूंगा, ई माइनस या पी प्लस ही लिखूंगा, ठीक है, समझे, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आगे अब वीडियोज में जाएंगे तो, ठीक है, देखेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन को 1 यूनिट दिया गया, मास ऑफ प्रोटॉन को 1 यूनिट दिया गया और उसको बोला गया +1, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन +1 है, क्योंकि प्रोटॉन +1 है, क्योंकि हम साइन में ही जान सकते हैं, ठीक है, तो उसको +1, अगर एक प्रोटॉन है, ठीक है, ज़्यादा वाला प्रोटॉन, ठीक है, +1, ठीक है, +1 1 यूनिट उसको दिया गया +1। हालांकि इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल गिना गया और उसके चार्ज को माना गया -1, ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज को माना गया +1, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माना गया -1, ठीक है, समझे बात को। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P+, तो अगर P+ है तो +1 का चार्ज लगाया गया और अगर ये E- है तो इसको -1 का चार्ज लगाया गया, ठीक है, समझ गए। ओके, इट सीम्ड दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not protons, ठीक है, ऐसा माना गया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकेले ही है एटम में, एटम पूरा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से ही भरा पड़ा है, ठीक है, और कुछ नहीं है एटम में, ऐसा माना गया, ठीक है, ऐसा माना गया उस टाइम में, जो एक दूसरे को मतलब वो एक बोल सकता है कि वो लॉजिकल भी बात है, ठीक है, उस टाइम के लोगों को नहीं पता चल रहा था वो चीज़, पर वो लॉजिकली सोच रहे थे क्या कि भैया प्रोटॉन्स +1 होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज इक्वलिंग मैग्नीट्यूड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप को एटम बैलेंस कर रहा है, एटम अपने आप को बैलेंस कर रहा है। और हमें ये भी पता चला कि प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं, एटम के अंदरूनी हिस्से में होते हैं, ठीक है। वेरएज हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो सकते हैं बट प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। नाउ ये बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि अब ये सब पता चला गया कि हाँ एटम में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर स्ट्रक्चर क्या है इस पार्टिकल्स का, स्ट्रक्चर क्या है इस पार्टिकल्स का, ये हमें नहीं पता था, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है वो धीरे धीरे टाइमलाइन के बेस पे है, हमें धीरे धीरे चीज़ें पता चलेगी, ठीक है, धीरे धीरे हमें पता चलेगा सारी चीज़ें, ठीक है, अभी इनिशियल बेस पे है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो हमें डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी, जो सबसे पहले आई, ठीक है, सबसे पहले आई, जिसमें पता चला कि इंडिविजुअल होते हैं एटम, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं एटम, ठीक है, बट 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हुई, क्या, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 2 एटम के अंदर पाए जाते थे, जिससे हमें पता चला कि डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी गलत, ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी गलत। क्यों, ड्रॉबैक क्या था, उसने क्या बोला डाल्टन ने, रुको ये, उसने बोला कि ये जो, रुको, लेड टू द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। उसने बोला कि क्या बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होते हैं, पर उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी है, ठीक है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी है, पर उसको क्या लगता था कि उसके अंदर कुछ नहीं है, एटम अकेला ही कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला मॉडल देखो, डाल्टन ने मॉडल नहीं किया था, मॉडल उसने थियरी लिखी थी। मॉडल अलग चीज होती है, थियरी अलग चीज होती है, ठीक है, मॉडल प्रपोज होता है, थियरी लिखी जाती है और बोली जाती है, ठीक है। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी, ठीक है, और ये जो मॉडल्स होते हैं, एटॉमिक मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स एक्चुअली में प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली वो लोग अप्लाई करते हैं उनको जो लगता है वो, ठीक है। ओके,
तो पहला एटॉमिक मॉडल किसने प्रपोज किया? जे थॉमसन। नाम याद रख लो, नाम याद रख लो। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ द एटम। ओके, थॉमसन का मॉडल। अभी देखो ये फनी मॉडल है, ठीक है। थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया क्रिसमस पुडिंग जैसा था। क्रिसमस पुडिंग देखो, क्रिसमस पुडिंग नहीं खाई कभी? रुको, मोस्ट ऑफ लोगों ने खाई होगी, जिनको नहीं खाई वो बता देता हूँ मैं। ऐसा गोल राउंड राउंड होता है। अभी बोल रही है माइनस माइनस भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ठीक है। माइनस माइनस भूल जाओ। क्या होता है उसमें? कैसा गोल डब्बा जैसा होता है ठीक है, गोल होता है पूरा, बाउल में, मतलब ये बाउल में होता है, ठीक है। और उसके अंदर ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स होती है, ठीक है। तो वो जो ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स होती है ना, उसको उन्होंने गिन लिया इलेक्ट्रॉन, बाहर का गिन लिया पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है। तो क्या लगा कि क्रिसमस पुडिंग जैसा उन्होंने रखा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो थे ड्राई फ्रूट्स। जैसे क्या होता है क्रिसमस पुडिंग में अलग अलग जगह कुछ भी लिखा जाता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे हमें नहीं पता होता ना कि कौन सा ड्राई फ्रूट ऐसा, तो उसको प्रॉपर लोकेशन तो हमें नहीं पता होती कि ये ड्राई फ्रूट, ये जो बादाम है, ठीक है, ये बादाम प्रॉपर ऐसे कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। हमको ऐसा नहीं पता होता। अगर हम उसको मतलब डायरेक्टली हम उसको मास नंबर में हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि कोई पूछे आपको कि यार ये काजू नहीं मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये बीचों बीच है ना, बीचों बीच के उसके अंदर है ना, थोड़ा लेफ्ट जाओगे ना तो काजू मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रॉपरली क्या बोलते हैं, प्रॉपरली ऐसे वेल सेटल्ड नहीं होते कोई भी जगह पे, ठीक है, सेटल नहीं होते कोई भी जगह पे, कहीं पे भी मिल जाते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं। ऐसा किसने बोला? थॉमसन ने बोला। ऐसा मैंने बोला हूँ क्या इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाते हैं? ऐसा थॉमसन को लगता था, ठीक है। आगे आएगा रुदरफोर्ड में, रुदरफोर्ड ने ड्रॉबैक्स जो थे उसको कवर किए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन में जो लाल लाल जो काले काले बीज जो होते हैं ना, काले काले बीज, वो बीज है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कहीं पे पाए जाते हैं, बीज है इलेक्ट्रॉन, और आगे का जो स्फीयर है ग्रीन ग्रीन पार्ट, ठीक है, वो है पॉजिटिव स्फीयर। मतलब उसकी अमाउंट दोनों की सेम है, अंदर इलेक्ट्रॉन की और पॉजिटिव स्फीयर की, जिससे एटम बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिससे एटम बैलेंस हो जाता है। यही चीज है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, यही चीज है। थॉमसन की कुछ लाइफ स्टोरी जान ले, उससे पहले हम लोग ये थॉमसन का मॉडल खत्म कर दें। उसने दो चीजें बताई, ठीक है, कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एटम के पास जो आजू बाजू का जो पार्ट है, उसका जो पेरीमीटर बोल सकता हूँ, ठीक है, सर्कमफेरेंस ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सर्कमफेरेंस जो उसका है, ठीक है, उसके आजू बाजू वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो पूरा पॉजिटिव है, वो पूरा पॉजिटिव है। और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है, उसके अंदर जो बीज है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है नेगेटिव, ठीक है। ये पहली चीज बोली, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। उसने क्या बोला कि जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने चार्ज का ही पूरा स्फीयर होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि एटम जो आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये थॉमसन ने ये चीज की कि थॉमसन ने मॉडल ने एक्सप्लेन किया ये चीज के इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, एटम का वो पॉजिटिव होता है, जो स्फीयर होता है वो, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो होते हैं नेगेटिव। अब आ जाते हैं थॉमसन के लाइफ स्टोरी पे, ठीक है। थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन नाम है इस बंदे का, ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड साइंटिस्ट, ठीक है। जे थॉमसन 1856 में उनका जन्म हुआ, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम इन 1940, ठीक है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ठीक है, ये आ सकता है एमसीक्यूज में, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। जो चितांग हिल जो एक स्यूबर्ब है मैनचेस्टर का, ठीक है, एक स्मॉल सिटी जैसा, ठीक है, उसमें पैदा हुए, ठीक है, उसमें उनका जन्म हुआ 18 दिसंबर 1956, 18 दिसंबर 1956,
ये आ सकता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में ये बहुत मतलब कम आता है बट आ सकते हैं, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिली इन 1906, ठीक है। 1906 में उनको क्या मिली, नोबेल प्राइज मिली, ठीक है। इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में, ठीक है, ओके। तो वो कैवेंडिश के लेबोरेटरी जो कैम्ब्रिज में है, ठीक है, उन पर 35 ईयर्स तक उन्होंने काम किया। और उनके जो मतलब 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट जो थे, उनके ही असिस्टेंट, ठीक है, उनके ही रिसर्च में जो काम बनाते थे, उनका काम मतलब बांटते थे, ठीक है, उन्होंने ही सब्सिक्वेंटली नोबेल प्राइजेस देते। 7 रिसर्चर्स उनके अंडर काम करते थे, ठीक है। कैवेंडिश लेबोरेटरी, ठीक है, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, आपको अगर नहीं पता होगा तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट, एक बार चेकआउट करना। वैसे 11th में अगर साइंस लेते हो तो पढ़ने ही, ठीक है। अगर नहीं लेनी तो थोड़ा ज़्यादा और ज्ञान मिल जाएगा, पेपर में लिख देना, स्कूल वाली मैडम खुश, ठीक है। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अभी क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्रिसमस पुडिंग पे एटम बन गया। क्रिसमस पुडिंग पे एटम बन गया। अभी क्या हुआ देखो ध्यान से, रुदरफोर्ड को देखो, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का। उन्होंने जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे। इधर थॉमसन ने तो बता दिया कि ऐसे ही कहीं पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, बस यही बोला। रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट उस पर निकाला, ठीक है, जिसमें उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे बोम्बार्ड किए। बोम्बार्ड मतलब बोलते हैं उसको हिंदी में गोलीबारी की, ठीक है, बोले धड़ 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 धड़, ठीक है, ऐसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बोम्बार्ड किया, ठीक है, ओके। अभी अल्फा पार्टिकल्स क्या, अल्फा पार्टिकल्स क्या भाई, अल्फा पार्टिकल्स मतलब होते क्या, वो पार्टिकल्स जो नोबल गैस के हो, ठीक है, जो नोबल गैस के हो, ओके, उनको डबली चार्ज किया जाता है, फोर्स किया जाता है और उनको डबल चार्ज किया जाता है, और वो बहुत फास्ट घूमते हैं बिकॉज वो फोर्स जो प्रेशर आता है, ठीक है, नोबल गैस कभी एक दूसरे के पास नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि वो नोबल उनकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत अंडर प्रेशर में रख के उनको अल्फा पार्टिकल्स बनाया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा फास्ट घूमते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग आते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हुआ, उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों भैया, इसलिए कि गोल्ड फॉइल ली क्योंकि वो इतनी थिन लेयर बना सकते थे जो पॉसिबल है, ठीक है, और जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, वो 1000 एटम्स थिक थी, 1000 एटम्स थिक, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जो डबली चार्ज हीलियम आयंस के थे, हीलियम आयंस, सर आयंस कैसे हीलियम के आयंस इसलिए क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, पर उसको भी उन्होंने डबली चार्ज किया, उनको फोर्स कर, देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, नोबल गैस भी एक दूसरे से मिल सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए उन पर, तो नोबल गैस भी क्या होता है, नोबल गैस भी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से नोबल गैस भी चार्ज हो जाते हैं। तो हीलियम के नोबल गैस दो है हीलियम, ठीक है, उसके डबली चार्ज पार्टिकल्स को दिया, ठीक है, जिसका नाम है 4U, पता होगा 4U, ठीक है। हीलियम का नहीं पता हो, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, पर अच्छी एनर्जी होती है, ठीक है, उनमें अच्छी, बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड तो नहीं होती है, अच्छी खासी एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड, देखो रुदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन आ गई है, रुदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। देखो क्या लगा कि अगर उसके ये जो है, ठीक है, ये स्फीयर है, क्योंकि उसको थॉमसन का मॉडल पता था ना, तो ये जो स्फीयर है उसके अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, थिक जो भी हो, ठीक है,
और अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब थॉमसन ने बोला था, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जितने होते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल था ड्राई फ्रूट्स का, बट बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उसका मास ज़्यादा बताया गया था उस समय, ठीक है। मैं वो क्या बोलते हैं उसको, रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो उस वजह से उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सबएटॉमिक पार्टिकल्स गोल्ड के देख के, ठीक है। पर अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवी है, प्रोटॉन से, ठीक है, और बट उन्होंने जो देखा बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, उनको क्या लगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो प्रोटॉन्स को ऐसे चीर के चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट डिफ्लेक्शन उनको नहीं पता चली, बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है, गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो लगाई थी, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ हुई, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये ऐसे ये देखो गोल्ड एटम्स है, ये गोल्ड एटम्स है, ध्यान से देखो, ठीक है, गोल्ड एटम्स है। अभी यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स गए, तो बीच से चले गए, देखो बीच से चले गए, बट ये वाला डिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला यहाँ से आया और यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। फिर एक देखो, फिर यहाँ पे देखो, ये ऐसे ही चला गया, ये ऐसे ही चला गया, ठीक है। ये देखो पूरा 180 पे ये हो रहा है, ठीक है, ऐसे आया पूरा परफेक्ट एंगल पे पीछे चला गया, ठीक है, परफेक्ट एंगल पे पीछे। ये भी देखो यहाँ पे भी वो गया, ठीक है, इस साइड आया थोड़ा तो उस साइड डिफ्लेक्ट हो गया वो। फिर यहाँ पे भी देखो ये आगे चला गया, ठीक है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ पे गया, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली, ओके। ये देखो ऐसे टच एज पे टच करके गया, एज पे टच करके गया, ठीक है, एज पे टच किया उसने, ठीक है, ओके। देखा आप लोगों ने कि कैसा अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स, अभी आ गया मेरा ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास द स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द foil by small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. ठीक है, क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, स्ट्रेट गोल्ड फॉइल्स के आर पार चले गए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स, 12,000 पार्टिकल्स जो बॉम्बार्ड हुए, उसमें से एक जो पार्टिकल था वो परफेक्टली 180 डिग्री पे क्या हुआ, परफेक्टली 180 डिग्री पे रिबाउंड हुआ, ठीक है। वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, ठीक है, रुदरफोर्ड के वर्ड्स जो थे, ठीक है, कि मतलब उसको समझाने के लिए उसने बोला था कि जो रिजल्ट है वो टोटली इनक्रेडिबल थे, ठीक है। और अगर आप कोई 15 इंच का शेल जो होता है, शेल आपने देखा होगा, शेल मतलब शंख, ठीक है, अगर आप उसको टिश्यू पेपर पे फेंकते हो, ठीक है, और आपको तो ऐसा लगेगा कि वो चला जाएगा आर पार, ठीक है, या फिर वहां पे गिर जाएगा, पर आपको अगर पता चले कि आपके ही पीछे आ रहा है और वो डायरेक्टली आपके ही पास आ रहा है और आपको लग जाए उससे, ठीक है, तो कितनी इनक्रेडिबल चीज़ है ये, बहुत इंक्रेडिबल चीज़ थी, ठीक है, सच में बहुत इंक्रेडिबल चीज़ थी, और रुदरफोर्ड ने निकाली, ठीक है, ओके। अभी एक ओपन फील्ड के एक एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है, एक्टिविटी है, ठीक है। देखो, लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल्स, ठीक है, विथ हिज आईज क्लोज्ड, लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट अ वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, देन क्या लिखा है, he will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gas in the gaps in the fence which allows the stone to pass through them. अभी क्या है, देखो एक चाइल्ड है, ठीक है, उसकी आंखें बंद कर ली और एक वॉल है,
पक्की बॉल है यार, ये तो बाउंड वायर हो गया। ठीक है, पक्की बॉल, एकदम एकदम पक्की बॉल। उसने बॉल डाले, बॉल, ठीक है, स्टोन डाले, बॉल डाले, बॉल डाले, उसकी आंखें बंद है, उसकी आंखें बंद है, पट्टी बांधी हुई, बॉल डाले। 10 बॉल में से 10 बॉल में उसकी साउंड उसको सुनाई दी। ठीक है, उसकी साउंड उसको सुनाई दी। ठीक है, और जब 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 देखो, अगर उसी चाइल्ड की, अगर उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाए और बार्ब्ड वायर में से स्टोन्स फेंके, तो कुछ स्टोन्स ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स क्या होंगे कि इससे पास हो जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, अगर यहाँ से आता है तो मोस्ट ऑफ द बॉल्स होंगे वो यहाँ से ऐसे पास आउट हो जाएंगे, ये वाला बॉल पास आउट हो जाएगा। कुछ बॉल्स होंगे जो हिट कर देंगे, हिट कर देंगे। ठीक है, पर और उसको सुनाई नहीं देगा, कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बॉल हिट नहीं किया, ये स्टोन हिट नहीं किया उस बार्ब्ड वायर को। ठीक है, उसको पता चल गया। फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग, और पता चला कि रुदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एक सत्य पता चला हमें कि एटम खाली है, एटम, मोस्ट ऑफ द एटम की जो स्पेस है वो खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। ठीक है, गोल्ड फॉइल से पास हो गए। ठीक है, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, वो पूरा स्फीयर नहीं है, वो पूरा स्फीयर नहीं। अगर स्फीयर होता ना तो वो गिर जाते एटम्स। ठीक है, स्फीयर नहीं है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये चीज पता चली कि ये बीच में से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज चीज है। ठीक है, समझे? वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स एकदम 180 डिग्री पे रिबाउंड हो रहे थे, एकदम 180 डिग्री पे रिबाउंड हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिवली चार्ज को दर्शाती थी। और ये जो मास है ना गोल्ड एटम का, ठीक है, वो बहुत ही कम वॉल्यूम है। ठीक है, उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है क्योंकि एटम्स ही खाली है, एटम्स की खाली है। इस डेटा से हमें पता चला कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, उसका ये जो न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, वो 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, 5 टाइम्स लेस है रेडियस ऑफ द एटम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस का रेडियस 10 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स कम है देन द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये सारे फीचर्स देख लो कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और सारा मास उसमें ही रहता है क्योंकि आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके तो पार पार चले गए, मतलब जो मास वाली चीज है वो तो बीच में ही है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये चीज पता चली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होते हैं। तीसरी चीज क्या पता चली कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, 10⁵ टाइम्स लेसर देन दैट। ड्रॉबैक सुन लो, ड्रॉबैक। रुदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या हो गए? देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या बोला, सर्कुलर पाथ पे रेडिएट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडिएशन छोड़ रहे हैं, उससे रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, पर क्या चीज़ हुई देखो, अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा, क्या पढ़ दूँ? ठीक है, पढ़ देता। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable, and hence matter would not exist in the form of that we know. We know that atoms are quite stable. ठीक है, अभी देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए कुछ रेडिएशन चाहेगा। रेडिएशन मतलब कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, कुछ एनर्जी से ही एक्सेलरेशन होगा ना।
तो अगर वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे, तो कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी उनकी, कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी। अभी जब उनकी एनर्जी खत्म होगी तब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डायरेक्टली वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। और अगर वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो पूरा जो एटम का सिस्टम है, वो पूरा जो एटम का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर वो अनस्टेबल होगा तो ये जो चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे सामने वो नहीं होती, और हमको पता है कि एटम स्टेबल है। तो रुदरफोर्ड ऐसा कैसे बोल सकता है, रुदरफोर्ड ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो एक्सेलरेशन कर रहे हैं और वो रेडिएशन मतलब वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखो अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की शेल है, शेल अभी नहीं पता होगा, बट मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर वो कॉन्स्टेंटली ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो कुछ एनर्जी लूज करेगा वो, कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ एनर्जी वो लूज करेगा। और अगर वो कभी ना कभी तो बहुत सारी एनर्जी जो उसके अंदर टोटल एनर्जी थी वो तो लूज कर ही देगा। तब क्या होगा कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस पे गिरेगा तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी अनस्टेबल हो जाएंगे, पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, पूरा एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा। पर हमें पता है कि एटम तो बहुत स्टेबल होता है, तो फिर ये कैसे होगा। तो ये थे ड्रॉबैक्स, जो गलत चीजें थी रुदरफोर्ड की। अभी हमें फिर से पता चलेगा कि थॉमसन तो गलत था ही, रुदरफोर्ड भी पूरा गलत था, अल्फा नहीं है, ये रुदरफोर्ड है, ठीक है, रुदरफोर्ड भी पूरा गलत था, रुदरफोर्ड पूरा तो नहीं था बट था गलत, ठीक है, ओके। बोर तो मतलब बहुत ही लंबा सा टॉपिक है, पर बहुत ही शॉर्ट में 9th में दे दिया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट रुदरफोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि रुदरफोर्ड ऐसा कैसे हो गया, ये पार्टिकल्स रेडिएट करेंगे एनर्जी, तो ये कैसे हो गया, या फिर गिरजे नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आने लगे थे। रुदरफोर्ड था टेंशन में। फिर रुदरफोर्ड बनाने की कोशिश तो कर रहा था कि इसका जवाब कैसे दूं, पर क्या हुआ, ध्यान से सुनो, क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आ गया, नील्स बोर। उसने सोचा कि अब हम करेंगे, अब तुम देखो, अब मैं नया मॉडल लाऊंगा, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो नील बोर ने एटॉमिक मॉडल लाया, ठीक है। उसमें पहले उसका मॉडल देख लो, उसमें यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, बीच में ये क्या चीज़ है, गोला सा क्या है, न्यूक्लियस है। फिर आ जाते हैं शेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्यूट करेंगे, ठीक है, वो रोटेट करेंगे। यहाँ से पहले के शेल होगा, फिर एल शेल होगा, फिर एम शेल होगा, फिर एन शेल होगा, ठीक है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करते रहेंगे, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। तो उसने प्रपोज क्या किया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। बहुत ही ऐसे पूरे स्पेशल ऑर्बिट्स, ठीक है, और स्पेशल ऑर्बिट्स और एकदम प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अंदर अलाउड होंगे एटम के अंदर, प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रख रहे बात, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अलाउड होगी, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, वो कहीं पे ऐसा नहीं कि इलेप्टिकल जा रही है, बीच में न्यूक्लियस है, ऐसे जा रहा है एक, दूसरा ऐसे आ रहा है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे है, पांचवा ऐसे है, ये फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बोर को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बोर को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके। ये सारी पर्सपेक्टिव जो सारी चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर पर्सन्स के पर्सपेक्टिव पे है, ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव से चीज़ें नहीं है, हमारे पर्सपेक्टिव से होती तो न्यूक्लियस भी नहीं पता चलता, एटम क्या है वो भी नहीं पता चलता हमें, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो रिवॉल्विंग अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ये चीज़ बोल दी
ये चीज से बोर आगे निकल गया, ये चीज बोलने से बोर आगे निकल गया, रेस से आगे निकल गया बोर, ठीक है। ये चीज बोलने के बाद बोर आगे निकल गया, ठीक है, रेस से, रुद्रपौड़ से, ठीक है। ओके, तो ये जो ऑर्बिट्स और शेल्स थे, ठीक है, इसको एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। अभी यहाँ एनर्जी लेवल्स क्या, एनर्जी लेवल्स मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितनी एनर्जी आएगी, कितने चार्ज आएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। अभी यहाँ पे जो ऑर्बिट्स है, शेल्स है, उसको KLMN, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और द नंबर्स मतलब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, मतलब ये जो K है वो पहला ऑर्बिट है, मतलब N = 1, N मतलब नंबर है एक, क्या है, K है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, L है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, M है। चौथे पे क्या है, N है, ठीक है। ऐसे वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है, इसमें प्रॉपरली सब कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन वाली चीज़ है ना, न्यूट्रॉन वाली, ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन चीज़, तो मैं वैलेंसी से पहले ले लेता हूँ उसको, ठीक है, वैलेंसी से पहले लूँगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पूरा बोर का मॉडल है, बोर का मॉडल ख़त्म करते ही हम न्यूट्रॉन्स पे जाएंगे बाद में। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट्स पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सजेस्ट हुआ था वो सजेस्ट किया था बोर ने, ठीक है, बोर एंड ब्यूरी, दूसरा साइंटिस्ट आ गया, बोर और ब्यूरी, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स हम लोग ये पूरा चीज़ खत्म कर लेना, उसके बाद लेते हैं। वैलेंसी से पहले ले लूँगा न्यूट्रॉन्स को, मतलब टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, फॉलोइंग रूल्स जो लिखे गए थे बाय बोर एंड ब्यूरी, ठीक है, वो बता देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, अब नजरें स्क्रीन पे, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n²। n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है, मतलब अगर k है तो k हुआ कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, ठीक है। तो उसके एनर्जी लेवल पे, उसके ऑर्बिट नंबर पे n को दर्शाया जाता है। फॉर्मूला क्या है, 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कितने मैक्सिमम होंगे, वो चीज हम 2n² वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अलग अलग शेल में वो ऐसे होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, K शेल, तो 2n² फॉर्मूला। पहला ऑर्बिट है मतलब n = 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 2, ठीक है, समझ गए। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। सेकेंड ऑर्बिट है L, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट है L में भी वही सेम फॉर्मूला होगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है मतलब n की जगह n = 2 आएगा। ध्यान से सुन, n = 2 ना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2n² मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 × 4 हो जाएगा 8, मतलब मैक्सिमम L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, समझ गए। M शेल, तीसरा ऑर्बिट की बात करूं, ध्यान से सुन। तीसरा ऑर्बिट में मतलब इसको बोलते हैं M शेल। M शेल कौन तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है, तो n = 3 आएगा, ठीक है। 2n² फॉर्मूला है, मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 × 9 = क्या, 18। तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं M शेल में। फोर्थ ऑर्बिट N शेल है, ठीक है, उसमें अगर वो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें 2n² वाला फॉर्मूला होगा। n = 4, क्योंकि N शेल जो है वो फोर्थ ऑर्बिट है, n = 4, तो फोर्थ का स्क्वायर मतलब 16, 2 × 16 मतलब 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, ठीक है। ये रूल है इसमें इसका, ठीक है। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे ऑर्बिट पे 16 इलेक्ट्रॉन, अरे 32 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ओके, अभी देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं इस पे, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब भले M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही होने चाहिए, 8 के बाद N शेल बनना शुरू हो जाएगा। देखो
देखो ध्यान से देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल शेल में कितने 8, ठीक है, एम शेल में कितने 18, पर उसमें मैक्सिमम तो 8 ही है, मैक्सिमम तो 8 ही आ सकते हैं, ठीक है, 18 नहीं आ सकते, 18 नहीं आ सकते, वो आप आगे जाके पढ़ोगे स्क्रोडिंगर मॉडल में, ठीक है, नोड्स डोप्स, ठीक है, वो सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, वो मैं अभी नहीं करना चाहता, 2s 2p 3d 3f 3p, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता रहा, ठीक है अभी, ओके। तो एक बात ध्यान से सुन लो, पहले ऑर्बिट में, ये बात दिमाग में घुसा लो, कोई दूसरा मुझसे डाउट नहीं चाहिए, पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2, और बाकी जितने भी ऑर्बिट्स है मैक्सिमम 8, ठीक है। बट अगर फॉर्मूला बेस पे जाए तो 2n² वाली फॉर्मूला से भले दूसरा कोई भी आंसर आ रहा हो, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की लेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सिर्फ 8 होने चाहिए, एल एम एन एम जो भी आगे आगे जो भी शेल हो, ठीक है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही आएंगे, ठीक है। देखो अभी तीसरे रूल पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गिवन शेल में होता है, ठीक है, अकोमोडेट करते हैं, कब अकोमोडेट करते हैं, दूसरा शेल कब यूज करते हैं, जब देखो के शेल भर गया फिर एल पे जाएंगे, एल शेल पूरा भर गया फिर एम पे जाएंगे, एम शेल भी इलेक्ट्रॉन से भर गया फिर एन में जाएंगे, बट एम शेल में देखो ध्यान से, दूसरा रूल अभी मैं सिखा रहा हूँ फिर से, एम शेल में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, पर एम शेल पूरा भर जाएगा जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब जब दूसरा 9वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट एन शेल का पहला इलेक्ट्रॉन होगा, समझे, रिपीट करो, ठीक है, वीडियो को रिपीट करो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, एम शेल जो है भले उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 है, भले उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 है, ठीक है, 18 है, पर एम शेल पूरा भर जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स में ही, 8 इलेक्ट्रॉन्स में ही एम शेल पूरा भर जाएगा, कोई दूसरी जगह नहीं होगी। फिर जो 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो डायरेक्ट किस में आएगा, एन शेल में आएगा, और एन शेल का वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, समझे क्या, ठीक है, ओके। तो पहले के भरेगा फिर एल भरेगा फिर एन भरेगा फिर एन भरेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिस्टमैटिकली 4.4 फिगर में बताए गए, ठीक है, ये वाली फिगर, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, पहले न्यूट्रॉन डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन्स में आ जाते हैं। न्यूट्रॉन्स 1932 जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, जिसके पास मास था, ठीक है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के जितना ही मास था उसके पास, पर कोई चार्ज ना था उसके पास, ठीक है, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, पर प्रोटॉन के इक्वल नियरली इक्वल मास था उसके पास, ठीक है, बट उसके पास वेट है, ठीक है, मास है उसके पास, ठीक है। तो उससे ये जो है वो न्यूट्रॉन्स नाम पड़ा गया, जिसको मतलब न्यूट्रॉन्स को कोई भी चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका चार्ज है ही नहीं, उसका चार्ज 0 है, उसका चार्ज ना ही पॉजिटिव में, उसका चार्ज ना ही नेगेटिव में, ठीक है, समझ गए, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑल द एटम्स, इन ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये बात सुन लो एमसीक्यूज में आएगी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन को n से डिनोट किया जाता है, n से। देखो हमने इलेक्ट्रॉन को E- क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन को P+, अभी न्यूट्रॉन को सिर्फ n, क्योंकि उसके पास n को प्लस भी नहीं बोल सकते तो गलत दे देंगे, और n को n- भी नहीं बोल सकते तो भी गलत दे देंगे, क्योंकि n न्यूट्रॉन होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है, उसके लिए उसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है, समझ गए। तो मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर कंसीडर एज मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही हम लोग एटॉमिक मास में गिनते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एटम के एटॉमिक मास को कंसीडर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक मास ऑफ द एटम। ठीक है, ये दिमाग में घुसा दो बात। ठीक है, ओके। वैलेंसी पे आ जाते हैं, ये न्यूट्रॉन वाली चीज होगी। ठीक है, वैलेंसी पे आ जाते हैं। वैलेंसी काफी लंबा सा टॉपिक है। ठीक है, वैलेंसी काफी लंबा सा टॉपिक है। ओके, वैलेंसी पे आते हैं। वैलेंसी होती है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते कई बार। ठीक है, एटम। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते थे। ठीक है, बोलते थे, ये भी चीज रॉन्ग होगी ना, बोलते थे। वैसे भी सही है, थोड़ी बहुत सही है। ठीक है, 40% नियरली 30-40% सही है। ठीक है, पर रियल चीज बॉन्ड से बनती है, वैलेंसी। ठीक है, बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बोर-ब्यूरी की स्कीम के मुताबिक ये स्कीम बना रहे। ठीक है, ये स्कीम बना रहे, ध्यान रखना, ये स्कीम बना रहे। ओके, वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल, एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट atoms of the elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell, और उसके बाद वो दूसरा शेल बनाते हैं। और उसके बाद वो मतलब अगर सब मतलब प्रॉपरली सारे 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में भर जाए, ठीक है, तो फिर वो बहुत ही कम सी केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसिटी 0 हो जाती है। कैसे भैया? अभी देखो, आउटर मोस्ट शेल में मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो लेन देन की जरूरत ही नहीं है, लेन देन की जरूरत ही नहीं है। अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर मान लो आउटर मोस्ट शेल है के, ठीक है, के तक के एल एम आउटर मोस्ट शेल, के नहीं गिन सकता मैं, एम गिन लो के में फिर कंफ्यूज होंगे। एम, ठीक है, एम आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ गए, मतलब ये जो गैस होगा, ये जो एटम होगा, वो बहुत ही ज्यादा कम केमिकल एक्टिविटी दर्शाएगा। ठीक है, जिसको आसान भाषा में हम वैलेंसी को 0 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको कोई जरूरत ही नहीं होती वैलेंसी की। ठीक है, उसको कोई जरूरत ही नहीं होती वैलेंसी की। ये मोस्ट ऑफ द चीज इनर्ट एलिमेंट्स में होती है। इनर्ट एलिमेंट्स मतलब क्या हो गए? हीलियम। ठीक है, हीलियम हो गए, आर्गन हो गए। ठीक है, हीलियम हो गया, फिर आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। नियॉन भी वही है। ठीक है, आर्गन, नियॉन, हीलियम। ठीक है, वो इनर्ट गैसेस है, उनको जरूरत नहीं होती, जैसा हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, तो ये के शेल में है। ठीक है, हीलियम में 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी ये जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको कोई जरूरत ही नहीं है वैलेंसी की। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में +1 या -1, +1 तो गिन ही नहीं सकते, +1 तो गिन ही नहीं सकते, -1 ही गिनेंगे। क्योंकि अगर +1 डोनेट कर दिया तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, तो उसकी वैलेंसी क्या आ गई? -1। ठीक है, -1। हीलियम को प्रॉपर देखो, उसको एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, उस हाइड्रोजन की बात कर ले, फिर हीलियम पे जाते। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मतलब हाइड्रोजन पे एक नेगेटिविटी आ गई, मतलब +-1 हो जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ओके, हीलियम पे आ जाते हैं। हीलियम को कोई जरूरत नहीं है देने की, लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि हीलियम जो है ध्यान से देखो, हीलियम एक्चुअली में उसके के शेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके है। ठीक है, तो वो इनर्ट गैस हो जाएगा, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 वैलेंसी। लिथियम पे आ जाते हैं। लिथियम को बैलेंस होने के लिए उसको देखो, ये जो एम शेल है, ठीक है, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो क्या करेगा जिससे उसके आउटर मोस्ट शेल में 2
2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में, ठीक है। तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, ठीक है, वो डोनेट कर देगा। क्योंकि ई माइनस होता है, वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है, नेगेटिविटी को बाहर निकाला है, मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, क्योंकि उसने नेगेटिविटी को बाहर निकाला, मतलब वो पॉजिटिव हो गया अब, ठीक है, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बेरिलियम को देख लो, बेरिलियम जो है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एल शेल में, ठीक है, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तब वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों करेगा डोनेट, क्योंकि उसको भी बैलेंस होना है, उसको भी बैलेंस होना है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव को बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलेगा, +2 हो गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, +2 हो गया, ठीक है, समझ गए बात को। बोरोन पे आ जाते हैं, बोरोन एक काफी बढ़िया चीज है, ठीक है, बोरोन काफी अच्छी चीज है, ठीक है। बोरोन क्या है कि देखो, बोरोन देखो ध्यान से, अभी देखो क्या हो रहा है कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकता, ऐसा नहीं कि माइनस कितना हो जाएंगे, -5 ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, -4 होता है, -3 होता है, ठीक है, -5 वैलेंसी नहीं होती। तो वो ज़्यादा प्रीफर करेगा कि वो डोनेट करे, ठीक है, वो डोनेट करे, उसके अंदर को नेगेटिविटी को निकाल दे, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, मतलब 3 नेगेटिव निकाल रहा है, तो वो +3 हो जाएगा, ठीक है, वो उसके अंदर पॉजिटिविटी है अभी, ठीक है। कार्बन के केस में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं 4 डोनेट करूं या 4 ले लूं, क्योंकि उसको 8 करने, ठीक है। अगर वो 4 डोनेट करेगा तो भी बैलेंस होगा, अगर वो 4 लेगा तो भी वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके केस में वो 2 होता है, +4 -4। कार्बन की वैलेंसी होती है +4 -4, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बॉन्ड्स। कार्बन डिसाइड करता है कि वो +4 यूज करेगा या -4, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें भैया, नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन किसमें है, एल शेल में है। तो 5 डोनेट करे, उससे अच्छा वो करेगा कि मेरे को भाई मतलब मेरे को कोई कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो कोई। तो अगर वो ले रहा है, नेगेटिविटी को अंदर ले रहा है, वो नेगेटिविटी को अंदर ले रहा है, मतलब 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, मतलब -3 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में भी ऐसा ही है, ऑक्सीजन में उसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, एल शेल की बात करो, एल शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसके पास एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 6 तो 6 डोनेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको, तो वो उससे अच्छा 2 ले लेगा किसी के उधार, ठीक है, उसको भी देने हैं, इसको लेने हैं, उसको देने हैं, उसको लेने हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, वो 2 ले लेगा। अगर वो 2 ले लेगा तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी -2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2 हो जाएगा। फ्लोरीन में भी वही चीज़ है, उसके पास 7 ऑलरेडी है, ठीक है, बस 7 ऑलरेडी है, तो वो ले लेगा 1 से, ठीक है। तो नेगेटिविटी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को ले रहा है, मतलब -1, ठीक है। 7 है, 8 करने हैं, ठीक है, 8 मैक्सिमम होते हैं, तो 8 करने, ठीक है। अभी आ जाते हैं नियॉन के एल शेल में ऑलरेडी 8 है, मतलब उसकी वैलेंसी 0 है, उसको ना ही देना है, यहाँ भी लेना है, ठीक है, उसको तो अपने मजे में, ठीक है, वो अपने मजे में, ठीक है, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सोडियम जो एम शेल है, सोडियम का एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रेफर करेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ऐसा तो नहीं करेगा कि 7 को ले ले, 7 अगर मेरे पास एक और शेल बनाना है, 7 को ले लूंगा, वैसा नहीं करेगा, वो डोनेट कर देगा। मैग्नीशियम में भी वही चीज करेगा, वो 2 है तो वो 6 तो लेगा नहीं, वो 2 डोनेट कर देगा, तो उसको नोबल हो जाएगा, ठीक है, +2। एल्यूमिनियम में भी वही चीज, एल्यूमिनियम में 3 है, ठीक है, तो वो +3 वो ले लेगा, ठीक है। तो वैसे ही सभी जगह पे वही चीज, सेम चीज होगी। और उसमें एम शेल में ये आर्गन की अलग चीज है, ठीक है। आर्गन में देखो एम शेल भी पूरा 8 है, ठीक है, एम शेल में पूरा 8 है, मतलब इसकी वैलेंसी भी 0, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। बाकी सब में भी वैसा ही है, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। अगर आपको दे दिया कि इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो दो ऐसे लगा देना, 8 ऐसे लगा देना, ठीक है, 8 ऐसे लगा देना, ठीक है, 2 और 10 हो गए, और 4 ऐसे लगा देना, मतलब सिलिकॉन बन गया, सिलिकॉन बन गया, ठीक है। ओके, लंबा लेक्चर तो नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही लेक्चर है, ठीक है, इतना लंबा भी नहीं जाएगा आज के दिन। आइसोटोप्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, ये टेबल है जो पूरा याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक चीज़ समझा देता हूँ कि एटॉमिक नंबर जितना होगा, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर जो जिससे आ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोक्सियम, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, वो भी आता है आगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है, ठीक है, वो चीज़ें मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल क्लास 10th की बुक में है, या फिर गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो। उसमें आपको फर्स्ट 20 आने चाहिए, फर्स्ट 18 आएंगे तो भी चलेगा, फर्स्ट 20 आने चाहिए, इजी है, ठीक है। फर्स्ट 18, फर्स्ट 20 इजी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये फर्स्ट 20 है, ठीक है। अगर आपको आगे क्या आते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो सीख लो, नहीं आते तो सीख लो, ठीक है। वैलेंसी की बात करें तो ये सारी वैलेंसीज है, ठीक है, ये सारी वैलेंसीज है। अभी एक और चीज ध्यान में रख लो कि एटॉमिक नंबर जो होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल पे जो नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब आपने एक चीज गौर की, हाइड्रोजन पहला आता है तो उतने उसके प्रोटॉन है, हीलियम दूसरा आता है तो 2 प्रोटॉन है, फिर ध्यान से रखना, लिथियम 3 उसका नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 है उसके अंदर, बेरिलियम में 4 है तो 4 प्रोटॉन है, बोरॉन 5वां है तो 5 प्रोटॉन है। वैसे ही सभी में प्रोटॉन उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एक और चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे क्या हो गया, उस पास एक ही प्रोटॉन है प्लस ये तो 0 है तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1। इसके पास हीलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 4 हो गया। ये लिथियम में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, मतलब एडिशन करेंगे तो 7 U उसका हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की चीजें, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। वैलेंसी में सेम मैंने जो समझाया था, ठीक है, कि 1 बचेगा 2 बचेगा, 1 लेगा 2 लेगा, यही चीज उसमें पढ़नी है हमें, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। The combining capacity of the atoms of elements is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements. Different elements और same elements पे molecules वो बनाएंगे और ये जो outer most shell के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो रूल है ना, वो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ध्यान से सुनो, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं, ओके। एटम्स 2 रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल उनको अचीव करना होता है, भैया मेरे को ऑक्टेट रूल चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट रूल ही मेरे को चाहिए, तो अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कैसे होता है कि शेयर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट मतलब लूजिंग और गेन करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हमने देखा जैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन देखो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके माइनस आ गया, ठीक है। और 1 लूज कर रहा है, जैसे मान लो मैग्नीशियम लूज कर रहा है +2, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है +2 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन जो होते हैं और लॉस जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल के बराबर, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रख के होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और जो वैलेंसी है जो दूसरे चैप्टर में हमने देखी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स के जो देखी थी, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में रहता है हाइड्रोजन के, ठीक है। देयरफॉर वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालो।
एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालो, मैग्नीशियम की निकालो। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम क्या होगा +3। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। वैलेंसी चार्ज प्लस होता है, चार्ज प्लस और माइनस में होता है, वैलेंसी 2 और 3 होती है, ठीक है। 1 2 3 0 4 भी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कैपेसिटी जो है होती है, ठीक है। फ्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी 7 भी हो सकती है, पर उसके पास इजी क्या होगा कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे, उससे अच्छा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, उससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। झंझट ही क्यों कर रही है कि 7 देगा, 1 उसको देगा, 1 उसको देगा, 7 अलग अलग को ढूंढना पड़ेगा, 7 अलग अलग एलिमेंट्स को ढूंढने पड़ेंगे। उससे अच्छा एक किसी एलिमेंट के पास खाली पड़ा होगा, वो खुश मैं खुश, ठीक है। फ्लोरीन खुश, अगर फ्लोरीन और सोडियम मिल गया, ठीक है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ऐसा तो नहीं है कि वो ढूंढेगा क्लोरीन को, ढूंढेगा ले भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले, तू ले ले, तो ऐसे तो वो होगा नहीं। पर वो अगर सिर्फ सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि हाँ भाई तू मेरे को ले दे, तू खुश मैं खुश, तो वो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। सिमिलर वे ऑक्सीजन में ही वही चीज होती है, ठीक है। अब उस टॉपिक को बंद करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर को पहले हमें Z से हम लोग डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स। अभी वो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक उसको होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल उसके मुताबिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुताबिक बनाया गया है। 1 प्रोटॉन है मतलब हाइड्रोजन, 4 प्रोटॉन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो 4 प्रोटॉन है मतलब 2 बेरिलियम, ठीक है, ऐसे होता है। अगर 20 प्रोटॉन है क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। समझ गए बात को, ओके। तो इसी वजह से अगर पहला 1 प्रोटॉन है मतलब हो जाए Z = 1, मतलब हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलर वे अगर 6 प्रोटॉन है मतलब हो गया छठा नंबर कौन सा आता है, कार्बन का, तो हो जाएगा कार्बन। सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर बहुत सारे सिंपल है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास नंबर दोनों इक्वल होता है, ठीक है, वही सेम होता है चीजें, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, मगर मान लो मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिख, ऑक्सीजन नहीं, मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ, हाइड्रोजन विल बी बेस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन में लिखता हूँ या ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हीलियम लिखता हूँ। हीलियम ऐसे आएगा, मैं हीलियम लिख रहा हूँ, ऊपर A आएगा, नीचे Z आएगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर और A मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। Z कितना है, Z 2 है और A क्या है, A 4 है, मतलब ये हो गया हीलियम की ये जो हो गया ये बिल्कुल सिंबल हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर 6 ये किसका है, ये है कार्बन का, शायद से कार्बन का ही है ना, कार्बन, यस कार्बन का है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया 12 यू, ठीक है, 12 ग्राम, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोटोप्स पे। मास नंबर एटॉमिक मास दोनों से में। अब आ जाए आइसोटोप्स पे। आइसोटोप मतलब क्या हो गया, आइसोटोप मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन का कार्बन ही है, पर दूसरा एटॉमिक मास है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ठीक है। ये प्रोटियम जो है ना मोस्ट अबंडेंट है, हम सबको पता है वो, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट चीज है। उसका मास, उसका एटॉमिक नंबर देखो, ध्यान से, एटॉमिक नंबर देखो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है। पर एटॉमिक मास देखो जरा, मतलब हम देखते हैं एक प्रेजेंट होता है ना, एटॉमिक मास देखो, मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 है, पर मास नंबर देखो, प्रोटियम का 1 है, मतलब ये एक यू का है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है, मतलब ये हाइड्रोजन ही है पर उसके डिफरेंट आइसोटोप है। आइसोटोप कैसे पता चलेगा, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम ही एलिमेंट है, पर वो उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है, ओके। अभी देखो दूसरा है कार्बन C12 आइसोटोप, C14 आइसोटोप, ठीक है। देखो कार्बन का मास नंबर 6 ही है, 6 ही है, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास 2 है, इसका 12 है, इसका 14 है। मोस्ट अबंडेंट 12 है, पर ज्यादा पाया जाता है 12,
ठीक है, पर ये दोनों होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। क्लोरीन का भी ऐसा ही है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, ठीक है। दो इसका भी 17 है एटॉमिक नंबर। मास नंबर देखो, एक आइसोटोप इसका 35 ग्राम का है, एक आइसोटोप 37 ग्राम का है, ठीक है। ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसा ही उल्टा आएगा आइसोबार्स में, ठीक है। पहले इसका जो एक फेमस एग्जामिनर पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है, फेमस चीज़ है इसके बारे में, ठीक है, क्लोरीन के बारे में। ओके, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहा जाता है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ी। अभी ये जो चीज़ है ना, ये ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। हाँ, उसको डेटा गिवन जाता है कि 100 में से 75% ये 35 ग्राम वाला जो है क्लोरीन वो पाया जाता है, और 25% 37 ग्राम वाला पाया जाता है। तो उसका एवरेज निकाल के प्रॉपरली एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकाला गया है। कैसे? 35 इंटू 75/100, ठीक है, उसका परसेंटेज हो जाएगा। परसेंटेज को रियल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 37 इंटू 25/100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 डिवाइड बाय 4 प्लस 37 डिवाइड बाय 4 आएगा, ठीक है। ओके, कैसे आएगा बताएगा, कैसे आएगा? ठीक है, इजी है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 35 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, हो जाएगी चीज़ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 35 देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3, ये 4, ये 1, ये 4, ठीक है। 35 इंटू 3 105/4, और ये 37 इंटू 1 37/4। एडिशन करेंगे 142 डिवाइड बाय 4 मीन्स 35.5 U, ठीक है। ऐसे एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो इसमें आइसोटोप से हम मास नंबर हमने निकाल दिया। ओके सर, एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोप्स की एप्लीकेशन तो ऐसे ही थोड़ी ना प्रेजेंट हो गए, आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस तो होगी, ठीक है। ओके, सो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो एज अ फ्यूल काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जो कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात, आयोडीन का जो एक आइसोटोप है वो एक क्वाइटर नाम की एक डिसीज है, ठीक है, उसको ठीक करने में ट्रीट करने में वो यूज होता है, ठीक है। आइसोबार्स की बात कर ले, चलो आइसोबार्स की बात कर ले। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स उल्टा होता है आइसोटोप्स का, ठीक है। आइसोटोप्स में हमने क्या देखा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, ठीक है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आर्गन और कैल्शियम का ले लो, आर्गन है 18, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। पर आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो है 40 और कैल्शियम का भी जो एटॉमिक मास है वो भी 40 है, ठीक है। तो एक दूसरे को आइसोबार्स हो गए, ठीक है। क्या हो गया? देखो एटॉमिक मास जो है वो दोनों का सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट डिफरेंट है, पर एटॉमिक मास जो उनका मास है, जो उनका मास नंबर है वो सेम है, ठीक है। तो यही चीज है आइसोबार, ठीक है, यही चीज है हमारी प्यारी सी आइसोबार, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी आज, ठीक है, पूरा चैप्टर 1 शॉट में कवर कर लिया हमने, ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, ठीक है, हमने कवर की है, ठीक है। जल्दी से दूसरे चैप्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जल्दी से। मैंने रॉन्ग क्यों कहा था आपको पता चल गया होगा अभी, क्योंकि पहले थॉमसन पढ़ा, थॉमसन भी रॉन्ग, रुदरफोर्ड पढ़ा, रुदरफोर्ड भी रॉन्ग, बोर आप आगे जाके भी रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। तो यही चीज़ है पूरी, कि पूरा हिस्सा रॉन्ग आ जाएगा बाद में, ठीक है। आप जब आगे बढ़ोगे पढ़ोगे, ठीक है, तब तो पूरा हिस्सा रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसी है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब रॉन्ग कर देती है, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग बना देती है। पहले पढ़ाते हैं ये, फिर पढ़ाते हैं ये, फिर बोलते हैं ये गलत है, फिर बोलते हैं वो गलत है, फिर नई चीज़ आ जाती है, फिर दूसरी नई चीज़ आती है, तो वो जो नई चीज़ पहले आई होती है उसको रॉन्ग करार देते हैं, ठीक है। पर एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा होगा कि ये जो थॉमसन का मॉडल है, रुदरफोर्ड का मॉडल है, फिर ये जो
बोर का मॉडल है, तो डायरेक्ट श्रोडिंगर का जो एक्यूरेट सा जो मॉडल है वही क्यों नहीं पढ़ा देते? वो ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्यों पढ़नी है? तो उसका एक आंसर दे दूँ, अगर आपको थॉमसन का मॉडल नहीं पता चलेगा तो आपको क्या पता चलेगा कि वो समझ रहा था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, वो प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मैंने बोर दे दिया होता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि न्यूक्लियस कैसे बना, न्यूक्लियस को कैसे फाइंड किया गया, रुदरफोर्ड ने कितने मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें की, रुदरफोर्ड ने कैसे पता लगाया कि जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती, एक एक चीज़ को डायरेक्टली समझानी पड़ती कि देखो न्यूक्लियस छोटा है, ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बस ऐसा समझाया जाता। ठीक है, बट इस वाले चैप्टर से हमें थोड़े सा बेसिक मिल गया कि अब हम प्रॉपरली तैयार हो गए हैं टू स्टडी केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम डायरेक्टली तैयार हो गए हैं टू स्टडी एडवांस केमिस्ट्री। ये तो बेसिक सी केमिस्ट्री थी। ठीक है, अब हम तैयार हो चुके हैं, तो ओके, तो मिलते हैं ये लास्ट क्लास थी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की लास्ट क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन में। ठीक है, जो इसी मंथ आएगा। ठीक है, कोई लेट नहीं आएगा। ठीक है, इसी मंथ वो भी लेसन आएगा, अलग सा लेसन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।